यहाँ पर फिर से हम बता देते हैं आपको। जब इसके अधीन हो गए बंगाल और उड़ीसा, तो यहाँ पर इसने इजारेदारी प्रथा शुरू की। अब इजारेदारी क्या है भैया? तो इजारेदारी प्रथा आप ऐसे समझ सकते हैं कि इजारेदारी प्रथा हुआ करती थी आपका एक इजारेदारी प्रथा हुआ करती थी आपका इजारेदारी प्रथा जो हुआ करती थी, ये थी क्या आपका एक ठेकेदारी व्यवस्था। ठेकेदारी व्यवस्था आसान से शब्दों में समझ। इसमें क्या है, ठेकेदारी व्यवस्था का मतलब था कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम था। जैसे ये क्षेत्र था, ये कोई आपका एक जागीर थी। इस जागीर में क्या होता था कि ये आपका कुलीखा बुलाता था कुछ लोगों को, ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, तीन लोग आ गए जैसे ठेकेदार। उनसे बोलता था कि भैया तुमको देना है इस क्षेत्र का रेवेन्यू इकट्ठा करके, यहां से जो लगान वसूलोगे वो तुमको वसूलनी है। लेकिन तुम तीनों में से लगान, या चार या पांच या छह जो भी, उनमें से लगान वही वसूलेगा जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा। यानी कि बोली लगा करके ठेका दिया जाता था। जैसे कि मान के चलो आप बोली लगा दें कि भैया इस जगह का लगान हम आपको देंगे, और इसके लिए हम आपको जो लगान हम आपको इकट्ठा करके देंगे, उसके लिए हमको ये जिम्मेदारी दे दो आप 1 लाख रुपए में। दूसरा व्यक्ति बोले नहीं हम तो 1.5 लाख दे देंगे इसका। तो तीसरा बोले 2 लाख हम दे देंगे। तो बोली तो समझते हो ना सारे लोग, ये तो सब समझते होंगे। आपका ऑक्शन जो होती है बोली, तो बोली के तहत उस भूमि के लगान की व्यवस्था उस व्यक्ति को दे दी जाती थी जो सबसे ऊंची बोली लगाता था। बात क्लियर है? हम सब करके बताएं, छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को क्लियर हो गया इजारेदारी प्रथा क्या थी। तो इस तरह से इसने बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में इजारेदारी व्यवस्था को शुरू किया, जो कि बाद में आपका हम देखेंगे उसको कि वो जब स्थायी बंदोबस्त आएगा 1793 में, कार्नवालिस से लेकर आएगा उसको, तो उसको यहाँ पर खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो मैं वहां पर आपसे पूछूंगा इस बात को। यहाँ पर कहने की बात क्या है, तो ये सब जब शुरू हुआ, तो अगली बात लिखे यहाँ पर 1727 में, 1727 में कुली खां की डेथ हो गई। कुली खां की डेथ हो गई, कुली खां की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। अब चूंकि इसने इस तरह की व्यवस्था वहां पर शुरू की, तो बड़ा विरोध भी हुआ था इसका। ठीक है भाई, जब इसने इजारेदारी प्रथा शुरू की, तो इजारेदारी में तो ये था ना कि व्यक्ति अगर एक बोली लगा करके उस जमीन को ले लेगा तो अनावश्यक लूट करेगा, फिर वहां पर जबरदस्ती बहुत सारी लगान बढ़ा करके ले लेगा, अपनी जेबें भरने के लिए लगान ले लेगा। तो वहां के बहुत सारे जमींदार उस समय पर कुली खां के विरोध में भी आए थे, जिनमें से प्रमुख व्यक्ति थे आपके सीता नारायण। जमींदार थे, मतलब 3 विद्रोह हुए थे कुली खां के समय पर, अगर मैं आपको बताऊं 3 विद्रोह। तो ये जो इजारेदारी प्रथा थी, इसके विरोध में 3 विद्रोह हुए थे। विरोध में 3 विद्रोह हुए थे, जो इसके अंतिम समय तक चलते रहे थे कुली खां के। 3 विद्रोह कौन कौन से थे? एक विद्रोह प्रमुख माना जाता है सीताराम जी का। एक वहां के एक जमींदार थे, जागीरदार थे। उनके साथ में थे एक व्यक्ति उदय नारायण, उदय नारायण। और एक व्यक्ति थे इनके साथ में, तीसरे व्यक्ति, उनका नाम था गुलाम मोहम्मद। तो ये तीनों जमींदारों ने एक आपका इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। पहला तो विद्रोह ये था। दूसरा एक विद्रोह हुआ था आपका सुजात खां ने किया था, सुजात खां, सुजात खां ने। और तीसरा जो विद्रोह किया था वो किया था आपका नजात खान ने। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ा था मुर्शिद कुली खां पर। और मुर्शिद कुली खां ने तो क्या कर दिया था, एक जमींदार जो इनके सपोर्ट में रहता था उसका नाम था राम जीवन। देखें एक बार नाम, कुली खां का कृपा पात्र था राम जीवन। तो उसने इन सब की जमींदारी छीन करके, गुलाम मोहम्मद की भी, उदय नारायण की भी, सीता नारायण की भी, सुजात खान की भी, नजात खान की भी, इन सब की जो जमींदारी थी, उन सारी जमींदारी को इनसे छीन करके उसको राम जीवन को दे दिया था। तो इन लोगों ने विद्रोह भी किया और नुकसान भी उठाया आपका। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां की डेथ हो गई। और इसने बताओ उड़ीसा का जो नायब बना रखा था अपने दामाद को। तो इसका जो दामाद था, मुर्शिद कुली खां डाइड इन 1727, एंड आफ्टर दैट उसका जो दामाद था उसका क्या नाम है, सुजाउद्दीन। ये बनता है बंगाल का नवाब। नंबर 2 लिखना, कि कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता सुजाउद्दीन बंगाल का कौन सा नवाब था। सुजाउद्दीन, या बोले सुजाउद्दौला मोहम्मद खान, सुजाउद्दौला मोहम्मद खान।
क्या रिलेशन है सब लोग जानते हैं। तो ये रहा आपका 1727 से लेकर के 1739 तक। चालाक व्यक्ति था। अच्छा, अगर ये पूछे आपसे कोई कि बंगाल के नवाबों में सबसे अच्छी नवाबी किसने की, तो वो सबसे अच्छी नवाबी मानी जाती है सुजाउद्दीन की। कि सुजाउद्दीन ने सारी व्यवस्थाओं को टैकल किया, उन परेशानियों को हल किया। जैसे मुगल बादशाह से इसने संबंध बहुत अच्छे बना लिए। अगर मैं आपसे पूछूं 1727 में मुगल बादशाह कौन था बताइए, तो आप कहेंगे भैया मोहम्मद शाह रंगीला। देखो फर्रुख सियर आया था 1713, 1719 तक फर्रुख सियर रहा, और फिर फर्रुख सियर को भी सैयद बंधुओं ने क्या कर दिया, आपका हेल्प से आया था, वो उनकी हेल्प से राजा बना था। उसके बाद में कौन आया था, मोहम्मद शाह रंगीला, जिसने सैयद बंधुओं को खत्म किया था और मराठों की हेल्प लेकर के। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो 1719 से लेकर के 1748 तक कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। बहुत बढ़िया। तो मोहम्मद शाह रंगीला, इस सुजाउद्दीन ने क्या किया, उसको बहुत सारे गिफ्ट भेजे, खूब पैसा भेजा सुजाउद्दौला। इसके समय पर इसने बैंकिंग सिस्टम को भी उठाया, और इसके समय के बैंकर थे, प्रमुख बैंकर बंगाल में सेठ लोग, क्योंकि बंगाल प्रोस्परस तो था ही। यहाँ पर एक था आपका सेठ आलमचंद। आलमचंद बहुत अमीर व्यक्ति था, सेठ आलमचंद। उसको बोला था इसने रे रायन, राजाओं का भी राजा कह दिया था। किसने कह दिया था, भारत के सारे राजाओं से ज्यादा पैसा तो इसके पास है। रे रायन की उपाधि, टाइटल ऑफ रे रायन टू सेठ आलमचंद बाई सुजाउद्दीन। इसके समय पर ही साथी एक चर्चित बैंकर था जगत सेठ। इसी के समय पर एक चर्चित बैंकर था आपका फतह चंद। फतह चंद, तो ये बंगाल में क्योंकि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, और बंगाल ने तो उस समय पर अगर कहें तो ये कहा जाता है, आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें, तो उस समय बंगाल ने अपने व्यापार के द्वारा लगभग 6 करोड़ की चांदी अर्जित की थी, सोना अर्जित किया था। तो उस समय पर बंगाल को प्रोस्पेरस माना जाता था व्यापार की दृष्टि से। तो वहां पर एक बैंकिंग सिस्टम उभरा, कुछ सेठ लोग वहां उभर करके आए, और यही सेठ लोग फिर भारत की या बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप भी करते हैं। अभी आप थोड़ी देर बाद बात जानोगे। ओके, यहां तक की बात क्लियर है। क्लासेस में ठीक है भाई साहब, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। तो सजाउद्दीन ने क्या किया कि उस समय पे जो मोहम्मद शाह रंगीला था, उसको बहुत सारे उपहार भेजे, बहुत सारा पैसा ये भेजता था। बंगाल की स्थिति ये थी कि बंगाल बहुत समृद्ध था, बहुत मतलब रिच स्टेट हो चुका था, बिजनेस के लिहाज से भी बहुत अच्छा बिजनेस यहाँ पर चल रहा था। तो उसी समय पर इसने क्या किया, इसने भी अपने क्षेत्र को थोड़ा सा बढ़ाया मुगल बादशाह की हेल्प से। तो अभी तक बंगाल में कौन सी जगह मिली थी मुझे बताएं, तो आप कहेंगे बंगाल में उड़ीसा को मिला लिया गया था। और सुजाउद्दीन के समय पर क्या हुआ, सुजाउद्दीन के समय पर क्या हुआ, 1732-33 में, 33 में बिहार को मिला लिया गया। बिहार को मिला लिया गया, बिहार मर्ज्ड टू बंगाल इन 17। अब जब ये छोटा सा किसी जगह को मिलाते थे तो वहां पर क्या बनाते थे, तो सजाउद्दीन उड़ीसा का डिप्टी नाइब बना था, तो इसने भी बिहार में जिम्मेदारी दी, और यहाँ पर इसने डिप्टी नाइब बनाया अलीवर्दी खान को। डिप्टी नाइब या डिप्टी गवर्नर बोल लें, डिप्टी नाइब अलीवर्दी खान को बना, अलीवर्दी खान को बना, अलीवर्दी खान को बनाया, मेड डिप्टी नाइब टू अलीवर्दी खान। ठीक है, छोटी सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि जो सुजाउद्दीन है इसके समय पर जब इसकी मृत्यु हुई 1739 में, तो तीसरा गवर्नर बना सरफराज खान। सरफराज खान लिखना, ये तीसरा गवर्नर है सरफराज खान। ये कौन था दरअसल में, को बोला जाता है ये सुजाउद्दीन का बेटा है, हैदर जंग। हैदर जंग इसका उपनाम था, और ये कौन था आपका, सुजाउद्दीन का बेटा था। तो जैसे ही सुजाउद्दीन की मौत हुई तो गद्दी पर कौन आया, सुजाउद्दीन का पुत्र आया, और बंगाल का तीसरा नवाब बना, थर्ड नवाब। सर इस बार माइक में कुछ दिक्कत है, अरे आज क्या इसको हुआ है क्लास में यार, इसको चेंज कराएंगे। इतने देखो, इतने मेरी बात सुनो। तो तीसरा नवाब कौन आया, लिखिए नाम, सरफराज खान, जो कौन है, सुजाउद्दीन का बेटा है।
लेकिन यहाँ पर जो डिप्टी नायब है अलीवर्दी खान, इसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसने सेठ लोगों को अपनी तरफ मिला लिया। और यहाँ पर 1700, सरफराज खान याद रख लेना कब बना, 1739 में बना था और 39 से 40 तक रहा। क्योंकि 1740 में इसके समय पर एक वॉर हुआ। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ, गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध हुआ, गिरिया का युद्ध हुआ। ठीक है, देयर वाज ए वॉर ऑफ गिरिया इन 1740 बिटवीन बिटवीन सरफराज और हैदर जंग, कुछ भी आप लिखिए। सरफराज, गिरिया का जो ये वॉर हुआ था, सरफराज वर्सेस अलीवर्दी। अलीवर्दी कहाँ पर पोस्टिंग था, अलीवर्दी कहाँ पर पोस्टेड था बताएं जरा। आप कहेंगे ये था भैया आपका बिहार में। और इसने क्या कर लिया, जगत सेठ को अपनी तरफ मिला लिया। जगत सेठ बोला ये ज़्यादा ईमानदार है, तुम लोगों को ज़्यादा व्यापार नहीं करने देते। और इसका एक भाई था, उसका नाम है हाजी अहमद। हाजी अहमद, हाजी अहमद की मदद से और इस वॉर में होता क्या है कि अलीवर्दी खान की जीत हो जाती है, इसकी विजय हो जाती है। अभी तक बंगाल के कितने नवाब हुए थे बताएं जरा। तो आप कहेंगे बंगाल के 3 नवाब हुए। पहला नवाब कौन सा है, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बाद में उसका दामाद जो उड़ीसा में पोस्टेड था, सुजाउद्दीन, वह नवाब बना। और उसके बाद में उसका पुत्र सरफराज। तो ये जो आपका मुर्शिद कुली खां था, इसके वंश का नाम है नासिरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के नासिरी वंश का अंतिम नवाब कौन है। तो आप वहां पर प्रश्न समझेंगे अंतिम नवाब आपसे पूछ रहा है, जबकि अंतिम नासिरी नवाब कौन है, ये है सरफराज खान। क्योंकि अलीवर्दी खान इनके फैमिली मेंबर नहीं है ये, या इनके ब्लड लाइन से संबंधित नहीं है। तो इसको याद रख लेना, यहीं पे बोलते हैं नासिरी वंश का खात्मा हो गया। जैसे ही सरफराज खान की मौत हुई, नासिरी वंश का खात्मा हो गया, क्योंकि इस युद्ध में सरफराज खान मारा गया। एंड्स ऑफ नासिरी डायनेस्टी बाय द गिरिया वॉर इन 1740। 1740 के गिरिया युद्ध के द्वारा नासिरी वंश का खात्मा हो गया। बात क्लियर है, यहां तक की बात में किसी का दिक्कत तो नहीं। सर इसको इंग्लिश में लिख दीजिए बच्चा, इसको भी वॉर ऑफ गिरिया को भी इंग्लिश में लिखने की जरूरत है। अरे इतना समझदार तो मैं आपको मानता हूं, मैं बोल रहा हूं। हम तो जो था उसने नासिरी वंश का खात्मा कर, चौथे नवाब के रूप, बंगाल का चौथा नवाब बना। समझते चल रहे ना भैया, इस तरह से बंगाल के नवाब बदलते जा रहे हैं। और अलीवर्दी खान रहा 1740 से 56 रहा। और इसने क्या बोला इसके टाइम पर, अब आपको पता है, मैंने बताया 1700 से 1722। क्या कर रहे हो कीजिए, बताओ। अलीवर्दी खान इस टाइम पे मुझे बताओ मुगल बादशाह कौन है। तो मुगल बादशाह इस टाइम रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला को इसने कहा एक मुश्त 20 करोड़ रुपए दे करके। अब से पहले क्या था, जितने भी बंगाल के शासक थे वो सब के इसके आपका जो मुगल शासक थे, अब भैया हम तुम्हारे अधीन वधीन नहीं रहेंगे और तुम हमको एकमात्र स्वतंत्र नवाब घोषित करो और इकट्ठा पैसा बताओ कितना लोगे। ये जो तुम बार बार पैसा लेते हो थोड़ा थोड़ा, हम तुमको इकट्ठा पैसा देते हैं। उन्होंने भी सोचा यार इकट्ठा मिल रहा है और थोड़ा आपको पता ही है कि मुगलों की स्थिति कमजोर होती जा रही थी, तो उन्होंने एक मुश्त पैसा ले लिया इससे। बोले भैया बताओ कितना पैसा दोगे, 20 करोड़ रुपए देंगे। क्या बोलेंगे, पर पहले वाला ही ठीक, इसी को लगा। इसने बोला कि भैया सीधे पैसा लो, और इसने रंगीला को दिए 20 करोड़। रंगीला को 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए देकर आधिकारिक घोषणा करवाई, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कराया। आधिकारिक, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसने क्या किया था, जो मुगलों को टैक्स जाता था, क्या टैक्स अब देगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा हाँ या ना, जब एक इकट्ठे पैसे दे रहा है। तो मुगले को इसने टैक्स, जो गिफ्ट विफ्ट जाते थे,
इस सब को उसने खत्म करा दिया और अनाउंस कर दिया बाय